Hello everyone. From today onwards, I am starting my new YouTube channel. Here we will discuss Hindu explanation, current affairs important topics. यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हिंदी सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, जो कि आपको समझ में आएगा। जो भी हिंदू का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल या जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज, छोटा से छोटा न्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको हम कोरिलेट करेंगे, बेसिक से कोरिलेट करेंगे, वो कैसे बेसिक से रिलेटेड है ये यहाँ पे हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। जो भी उसका बेसिक्स और उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम आज हिंदू के पहले पेज को देखें, सॉरी, अगर हम हिंदू के पहले पेज को देखें तो इसमें सबसे पहला जो न्यूज आया है वो है, जो कि हमारे लिए जरूरत नहीं है। ये है जैसे अभी जो धर्म के ऊपर जो कमेंट किया गया था, उस पर जो सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो इसके बारे में इंडिया से इस पे एक्शन लेने को बोले हैं। और वो हमारे जो इनवाई हैं, जो हमारे एम्बेसडर हैं, उनको उन्होंने सम्मन किया है। तो ये हमारे सब्जेक्ट से, हमारे यूपीएस से रिलेटेड नहीं है। हाँ, तो इस पे हम लोग इग्नोर करते हैं। अगर हम अगले टॉपिक को देखें, अगले न्यूज को देखें, तो इसमें कुछ ज्यादा न्यूज नहीं है फर्स्ट पेज पे। हाँ, फर्स्ट पेज पे एक न्यूज है, जो कि हमें यहाँ पे ये बताया गया कि दुनिया का पहला, अगर आप देखो तो वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस कहाँ पे हुआ है? चिल्का लेक में। चिल्का लेक, चिल्का लेक क्या है? चिल्का लेक एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। अगर हम ब्रैकिश वाटर का बात करें तो ब्रैकिश वाटर किसको बोलते हैं? जैसे अगर हम वाटर वाटर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्योर वाटर या ड्रिंकेबल वाटर, दूसरा होता है ब्रैकिश वाटर, और तीसरा होता है सॉल्ट वाटर। प्योर वाटर जो आपका होता है वो मोस्टली जहाँ पे साल्ट जो है वो 5 ppm रहता है, 5 पार्ट्स पर मिलियन। 5 ppm अगर आपका है, 5 से 35 के बीच में अगर है, तो इसको हम लोग ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। और 35 ppm से ऊपर है तो इसको हम लोग सॉल्ट वाटर बोलते हैं। ये लवण जो होता है, ये क्षारीय पानी होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है, बिल्कुल समुद्री पानी होता है। इवन कि ब्रैकिश वाटर भी पीने योग्य नहीं होता है। तो इसमें जो कैटफिश जो है, फिशिंग कैट जो है, सेंसस यहाँ पे करने का किया गया है कि यहाँ पे कितने सारे हैं। तो अभी बताया कि यहाँ पे 176 फिशिंग कैट है। टोटल कितने फिशिंग कैट है? 176 फिशिंग कैट है, जिसका कि हम लोग वहां पे चिल्का लेक में टोटल 176 फिशिंग कैट का यहाँ पे काउंटिंग हुआ है कि यहाँ पे टोटल 176 फिशिंग कैट है। अब यहाँ पे हमें क्या जानना है कि फिशिंग कैट का IUCN स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस ऑफ फिशिंग कैट वो क्या है? फिशिंग कैट का IUCN स्टेटस क्या है? तो अगर हम फिशिंग कैट का बात करते हैं तो फिशिंग कैट का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड है, इसका स्टेटस क्या है? ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN को रखा गया है। और
इसका सेंसस जो है वो उड़ीसा में किया गया है। अब इसके बाद हम अगर अगले पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे कोई खास न्यूज नहीं है, ये दिल्ली से रिलेटेड न्यूज है जो कि हमारे लिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज का सेम कंडीशन है, ये हमारे लिए न्यूज नहीं है। यहाँ पे अगर इसको देखें, अगर हम इस न्यूज को, गहलोत जो वो सारे जो अभी राज्यसभा के लगभग, अभी राज्यसभा के कुछ मेंबर का इलेक्शन होने वाला है। राज्यसभा के मोस्टली 56 मेंबर या 57 मेंबर्स का इलेक्शन होने वाला है। तो इसमें से मोस्टली 45 मेंबर्स का अनअपोज्ड सिलेक्शन हो चुका है। अब मैटर आता है कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे, हाउ टू गेट इलेक्टेड इन राज्यसभा। तो इसमें वोटिंग होता है, और यहाँ पे वोटिंग कौन करते हैं, तो वोटिंग करते हैं एमएलएज का वोटिंग रेशियो होता है, उसी के आधार पे डिवाइड होता है। राज्यसभा का कार्य अगर हम कार्यकाल देखें, टेन्योर देखें, तो वो 6 इयर्स का टेन्योर होता है, 6 इयर्स का टेन्योर होता है। और हर तीसरे साल, हर दूसरे साल, एवरी सेकेंड ईयर 1/3 जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, री इलेक्शन होता है। तो अब यहाँ पे मैटर हो रहा है कि सारे, अब ऐसा क्या हो गया कि ये सारे विधायक को लेकर होटल में चले गए, रिसोर्ट में चले गए। तो हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या समझते हैं, दल बदल कानून, दल बदलू कानून, इसे क्या बोला जाता है, दल बदलू कानून। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से हम कब क्या समझते हैं, जैसे सपोज करो कांग्रेस का एमएलए है, एमएलए ऑफ कांग्रेस, और अगर ये विधानसभा में बीजेपी के लॉ, बीजेपी का कोई कानून लाया है, और अगर ये बीजेपी को वोट दे रहा है, अगर ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी को वोट दे दिया है, तो ये एंटी डिफेक्शन, अगर इस पे कांग्रेस कंप्लेन कर देता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि राज्यसभा इलेक्शन में ऐसा क्या है कि इन लोग सबको अलग हटाया जा रहा है। तो राज्यसभा इलेक्शन जो होता है, राज्यसभा इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये काम नहीं करता। यानी कि अगर कोई पार्टी व्हिप जारी करता है, व्हिप जारी करने का मतलब होता है पार्टी ऑर्डर करता है, पार्टी अपना फरमान देता है कि हमारे एमएलए और एमपी को ये काम करना है, पार्टी लाइन के अनुसार काम करना है। व्हिप जो होता है, व्हिप मेनली 3 तरह का व्हिप होता है, 3 टाइप्स ऑफ व्हिप। 3 टाइप्स ऑफ व्हिप, कौन कौन 3 टाइप्स ऑफ व्हिप होता है, एक होता है 1 लाइन व्हिप, दूसरा आपका होता है 2 लाइन व्हिप, तीसरा आपका होता है 3 लाइन व्हिप। तो पार्टी जो है 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप जारी करती है। 3 लाइन व्हिप का मतलब है कि अगर आप इसके अगेंस्ट में जाओगे तो आपके ऊपर एडीएल भी लागू हो जाएगा। लेकिन अगर हम राज्यसभा का इलेक्शन देखते हैं, या प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखते हैं, तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, एडीएल लागू नहीं होता है। ठीक है, इवन कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सेक्रेट वोट वैलेट होता है, सेक्रेट वोटिंग होता है। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में आप अपना वोट जो है वो अपने व्हिप लीडर को या अपने पार्टी लीडर को दिखा सकते हो। आप अगर पार्टी के अगेंस्ट भी जाते हो तो पार्टी आपके अगेंस्ट एडीएल नहीं जा सकता, आपके अगेंस्ट एडीएल पे अप्लाई नहीं कर सकता कि ये पार्टी के अगेंस्ट में गया है। पार्टी अगर मान लो कि किसी इस उम्मीदवार को वोट करने के लिए बोला और उसके एमएलए किसी और उम्मीदवार को वोट कर दिए, तो ये वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, एडीएल का सारा डिसीजन कौन लेता है, एडीएल का सारा डिसीजन स्पीकर के हाथ में होता है, स्पीकर का डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है।
वही किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जैसे अभी हम वेस्ट बंगाल में बहुत सारा देखें, बीजेपी इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो टीएमसी में शिफ्ट कर गए, लेकिन वहां पे उनके खिलाफ एडीएल पे भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये सारा पावर किसके पास होता है? स्पीकर के पास। और स्पीकर मेनली किसका होता है? स्पीकर होता है जिसका गवर्नमेंट होता है। और एडीएल जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है, निगेटिव पॉइंट अगर हम बोले तो इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे एडीएल में कोई टाइम लिमिट नहीं है। स्पीकर पे, एडीएल में स्पीकर पे नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो जितना दिन में चाहे इस पे डिसीजन दे सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। और इसका लूपहोल, ये जो लूपहोल है, इसके जो रूलिंग पार्टी के जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं। उनके स्पीकर होते हैं, वो इसको इतना लंबा ले जाते हैं कि लास्ट तक इस समय तक आता है कि वहां फिर से इलेक्शन होने का टाइम आ जाता है और ये मैटर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये मेजर इस कारण यहाँ पे अभी सारे जो अपने विधायक हैं उनको ये लोग रिसोर्ट में ले जा रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन में जो स्टेट रिप्रेजेंट, राज्यसभा का मतलब क्या होता है? स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो अब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको वोट कौन करेगा? उस स्टेट के एमएलए, उस स्टेट के एमएलए जो वोट करते हैं। तो इसमें वोट का शेयरिंग होता है। और ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से है। वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ वोटिंग होता है, डायरेक्ट इलेक्शन इसमें नहीं होता है। जो पब्लिक जो अपने एमएलए को चुनकर भेजती है वो यहाँ पे वोट करते हैं। तो इसी में कांग्रेस को ऐसा डर लग रहा है कि हमारे विधायक को पुश कर लिया जाएगा, हमारे विधायक को खरीद लिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग। हमारे विधायक का हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगा। इसीलिए वो उन सबको रिसोर्ट या कहीं लेकर छुपा कर रख दिए हैं कि हम सीधा इलेक्शन के दिन आकर रखें। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। सपोज करो पहले तक उनको कोचिंग के फीस से रखे हुए हो और वो इलेक्शन के दिन आकर आपके अगेंस्ट में वोट कर दिए, तो आप क्या करोगे? तो इससे इसमें होता है कि आप अपने विधायक को, अपने एमएलए को अपने आइडियोलॉजी पे टिके रहने के लिए ट्रेनिंग दीजिए। आप उनको अपने आइडियोलॉजी पे लगाइए। पैसे के लिए जो शिफ्ट हो रहे हैं उनको आप टिकट नहीं दो। इस हिसाब से ये पॉलिटिकल पार्टी जी इसको सही कर सकता है। तो ये मेजर रीजन है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, अगर हम यूपीएससी और जेपीएससी या बीपीएससी या स्टेट सर्विसेज के अगर हम सेंस में देखते हैं, से कोरिलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमको देखना है एडीएल, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में। इसका क्या प्रोविजंस हैं, इसमें क्या क्या है, पार्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट करने का क्या प्रोविजन है, कैसे पार्टी शिफ्ट करती है, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम अगले की तरफ जाते हैं, तो अगले आर्टिकल की तरफ जाते हैं, अगले एडिटोरियल की तरफ, तो यहाँ पे हमें देखने, यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब जो मेन एडिटोरियल का जो मेन आर्टिकल आता है वो है एक आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में जब आपका क्वाड मीटिंग हो रहा था, तो क्वाड मीटिंग जब हो रहा था अभी हाल ही में जापान में क्वाड का मीट हुआ। क्वाड मीट में कितने मेंबर हैं? 4 कंट्री हैं। कौन कौन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। जब ये चारों कंट्री का मीट हुआ तो यहाँ पे यूएस जो था वो एक नया फ्रेमवर्क लाया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऐलान किया, जिसको क्या बोला गया? आईपीईएफ। आईपीईएफ का मतलब क्या है? यहाँ पे जब क्वाड का मीटिंग था तो उसमें अमेरिका जो था वो आईपीईएफ बनाने का प्लान किया। आईपीएफ को बोलते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यहाँ पे जो सेफ पैसे को करने के लिए ये किया गया। और इसमें अभी टोटल 11 कंट्री ज्वाइन किए हैं। जो लेटेस्ट जो कंट्री ज्वाइन किया है वो है फिजी, जिसको बोला जाता है पैसिफिक आइलैंड कंट्री। ये कौन सा कंट्री है? फिजी जो है, जो लेटेस्ट में जो ज्वाइन किया है वो फिजी ज्वाइन किया है। और फिजी को बोला जाता है पैसिफिक आइलैंड कंट्री। ये पैसिफिक जो अभी हाल ही में अगर आप सुन पढ़े होंगे, न्यूज में देखोगे, तो अभी चाइना जो था वो 10 पैसिफिक आइलैंड कंट्री के साथ डील करने वाला था, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक डील।
जो कि पैसिफिक कंट्री जो थे वो रिजेक्ट कर दिए, इस डील को रिजेक्ट कर दिए। तो इसी को जो अभी जो होस्ट कर रहा था, जो चाइना के साथ जो एग्रीमेंट होने वाला था, जो होस्ट कर रहा था वो फिजी था। और फिजी अभी हाल ही में आईपीईएफ को ज्वाइन किया है, आईपीईएफ को ज्वाइन किया है। तो मेनली आईपीईएफ जो है उसको, उसमें कंट्रीज कौन कौन से हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूनाइटेड स्टेट। यानी कि टोटल यहाँ पे, और अभी लेटेस्ट में कौन ऐड हुआ है, फिजी। तो यानी कि टोटल मोस्टली 11 कंट्रीज हैं इसमें। सारे एशियान के सारे कंट्रीज यहाँ पे नहीं है। एशियान की अगर हम बात करते हैं तो एशियान में 10 कंट्रीज है, उसमें से उसके 7 जो कंट्री हैं वो आईपीईएफ के मेंबर बने हैं। बाकी जो 3 कंट्री है, कौन कौन सा और 3 कंट्री है, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस, ये इसका मेंबर नहीं बना। तो इसको, इस प्रोग्राम को, ये जो है आपका आईपीईएफ, आईपीईएफ को एक तरह से अल्टरनेटिव देखा जा रहा है किसका, आरसीईपी का। इसको आरसीईपी का अल्टरनेटिव देखा जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है वो, ये आरसीईपी का ये क्या है, ये अल्टरनेटिव है, ये आरसीईपी का अल्टरनेटिव है। कहीं कहीं आरसीईपी क्या है, आरसीईपी है रीजनल, सॉरी, ये आईपीईएफ जो है वो आरसीईपी का अल्टरनेटिव है। अगर हम आरसीईपी का बात करते हैं तो आरसीईपी क्या है, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। और इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं, इसमें टोटल 15 कंट्री हैं। जब निगोशिएशन हो रहा था तो निगोशिएशन के टाइम इसमें 16 कंट्रीज थे, लेकिन जब एग्रीमेंट होने के टाइम में इंडिया, एग्रीमेंट होने के टाइम में इंडिया इससे बाहर हो गया। तो इसमें टोटल कितने कंट्री हैं, 15 कंट्री। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इसको बोला जा रहा है, सबसे बड़ा, इसको दुनिया का सबसे बड़ा एफटीए बोला जा रहा है आरसीईपी को। तो इसे जो आईपीईएफ है, आईपीईएफ को पहला तो आरसीईपी का अल्टरनेट दिखा जा रहा है, और दूसरा जो अल्टरनेट है वो इसको देखा जा रहा है सीपीटीपीपी का। अब क्वेश्चन आता है कि सीपीटीपीपी क्या है, तो सीपीटीपीपी क्या है, ये है आपका कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट, प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये जो सीपीटीपीपी है वो एक्चुअली में टीपीपी का डेवलप्ड वर्जन है। टीपीपी जो था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसका ये डेवलप्ड वर्जन है। टीपीपी से अमेरिका जो था वो 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप उसके प्रेसिडेंट थे, तो वो टीपीपी से बाहर होने का अनाउंस कर दिए थे। जब वो टीपीपी से बाहर हुए थे तो इसके बाद जो कंट्री था, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, ये सब मिलकर क्या बनाए, सीपीटीपीपी। सीपीटीपीपी इज द डेवलप्ड वर्जन। ये सीपीटीपीपी जो है, सीपीटीपीपी, ये इसका डेवलप्ड वर्जन है, जिसमें से क्या हुआ, यूएस क्या है, यूएस बाहर हो गया। तो अभी जब जो बिडेन प्रेसिडेंट बने तो ये अनाउंस किए कि हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लाएंगे। और ये एक्चुअली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसका 4 पिलर है। कौन कौन सा? पहला है फेयर
एंड रेजिलिएंट ट्रेड। मीन्स फेयर, पहला इसके अगर हम IPEF का बात करें तो ये 4 पिलर पे खड़ा है। ये 4 पिलर है। पहला पिलर क्या है? फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड। दूसरा पिलर इसका क्या है? सप्लाई चेन रेजिलियंस। सप्लाई चेन रेजिलियंस। अगर हम इसके तीसरे पिलर का बात करें तो इसका तीसरा पिलर क्या है? क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी। और चौथा पिलर इसका क्या है? इसके हम चौथे पिलर का बात करें तो वो है आपका टैक्स एंड एंटी करप्शन। एंटी करप्शन यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड का मतलब क्या हुआ? ट्रेड जो है वो फेयर होना चाहिए और रेजिलिएंट में बिना कोई रोक टोक के होना चाहिए। हर जगह पे फेयर, कोई ज्यादा टैक्स ना ले, कोई कंट्री अपना मनमानी ना करे इधर इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि इंडो पैसिफिक अगर आप देखो तो इंडो पैसिफिक सबसे बिजी रूट है। और यहाँ पे और ये मेनली जो क्वाड जो बना है, क्वाड बनने का मेजर एम क्या है? टू स्टॉप चाइना, चाइना के मोनोपोली को रोकना। स्टॉप चाइना मोनोपोली। तो इसीलिए ये लाया। और दूसरा क्या है? सप्लाई चेन रिजिलियंस। अगर हम सप्लाई चेन रिजिलियंस का बात करें तो सप्लाई चेन रिजिलियंस से क्या समझते हैं? सप्लाई चेन रेजिलियंस क्या है? सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब हुआ कि सप्लाई चेन जो है वो किसी तरह से ब्रेक ना हो। सप्लाई चेन में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हम अभी कोविड-19 के टाइम में देखें, कोविड-19 के टाइम में देखें तो इससे पहले सप्लाई चेन पे चाइना का मोनोपोली था। चाइना का मोनोपोली था जिसका खामियाजा सारे कंट्रीज कोविड-19 के टाइम में भुगते और चाइना के अगेंस्ट को ज्यादा नहीं जा पाए। तो इसीलिए सप्लाई चेन जो वन कंट्री डिपेंडेंस से हटने के लिए ये सप्लाई चेन रेजिलियंस को एक दिया गया। जैसे अगर हम बात करें तो अगर कंट्री था इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों एक लाया था क्या? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। मीन्स हम सप्लाई चेन जो है उसको डाइवर्स करेंगे, अलग अलग कंट्री से सप्लाई चेन को, इसको इनिशिएटिव को रेजिलिएंट बनाएंगे, इसको बिना रोक ठोक के आगे चलाएंगे ताकि किसी एक कंट्री पे हमें पूरी तरह से कंप्लीटली डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये सब के कारण ये यहाँ पे लाया गया है। ये इसका दूसरा पिलर है। अगर हम तीसरा पिलर का बात करें, थर्ड पिलर का बात करें तो थर्ड पिलर है आपका क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी। अभी हाल ही में कुछ समय पहले COP26 हमारा हुआ था। COP26 ग्लासगो में COP26 हुआ। यहाँ पे सारे कंट्री अपने अपने जो इनिशिएटिव्स थे वो दिए, कैसे क्लीन एनर्जी करना। अभी हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस सब के लिए क्लीन एनर्जी, जिसमें इंडिया भी अपना जो दिया था, क्या दिया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे बोले थे पंचामृत इनिशिएटिव। पंचामृत इनिशिएटिव जिसमें कैसे जो हमारा जो एनर्जी है 50% रिन्यूएबल करना है। ओके, 50% रिन्यूएबल एनर्जी, 500 गीगावाट टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का। 2070 तक कार्बन को फेज आउट करना है। तो इस तरह से सारे जो इनिशिएटिव था ये यहाँ पे बोला गया था, ये यहाँ पे दिया गया था, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये सारा इनिशिएटिव वहाँ पे दिए थे। ये 2030 तक जो है ये टारगेट जो है 50%, 2030 तक 500 गीगावाट 2030 तक करना है। 2030 तक हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है, यानी कि जो हमारा कार्बन इमिशन है, उसको 1 बिलियन टन से रिड्यूस करना है। अगला क्या पंचामृत, अगला पंचामृत क्या था? 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है बाय 2030। उसके बाद क्या था कि कार्बन इंटेंसिटी जो है इकोनॉमी का, कार्बन वेस्ट इकोनॉमी, उसको 2030 तक 50% कम करना है।
और हमारा जो नेट जीरो कब लाना है, 2070 तक नेट जीरो लाना है। तो ये हमारा पंचामृत था। अगर हम फिर से पंचामृत का बात करें, जो हमारा पंचामृत प्राइम मिनिस्टर दिए थे, तो उसका पहला अमृत क्या था? पंचामृत का पहला अमृत था 500 गीगावाट, कब तक? 2030। दूसरा अमृत था 50% रिन्यूएबल एनर्जी, 2030, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा अमृत क्या था इसका? 1 बिलियन CO2 इमिशन, कार्बन इमिशन जो है, इमिशन को कम करना बाय 2030। कार्बन बेस्ड इकोनॉमी को रिड्यूस करना है बाय 45% टिल 2030। और नेट जीरो इमिशन करना है बाय 2070। तो इस पे भी यहाँ पे जो IPEF है, यहाँ पे क्लीन एनर्जी पे फोकस किया गया है, इसको एक मेन इंपॉर्टेंट पिलर रखा गया। उसके बाद अगला पिलर क्या है? टैक्स एंड एंटी करप्शन। मीन्स एक ही कंपनी से दो तीन कंट्री टैक्स ना ले रहा हो, तो ही पे ज्यादा टैक्स, कम टैक्स, ऐसा ना हो। हर देश इस तरह से टैक्स ले कि उसे कंपनी पे वर्डन ना पड़े। ये सारा कुछ यहाँ पे देखा गया है, और करप्शन ना हो। तो जो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडिया इसमें पार्ट लेने के लिए बोले, और इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर है। अगर हम बात करें तो इंडिया का बात है, तो इंडिया IPEF का फाउंडिंग मेंबर है। और इसमें, लेकिन इसमें बहुत सारा इश्यूज है। जैसे अगर हम बात करें IPR का, बात करते हैं, तो IPR पर इस पे अभी भी ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है, IPR, जैसे अभी अगर हम कोविड के टाइम में देखें, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे नेशन जो थे, वो इनिशिएटिव लाए थे कि जो हमारा जो ये जो मेडिसिन जो आया है, कोविड का जो वैक्सीन आया है, वैक्सीन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बाहर रखा जाए, और इसका कोई भी कंट्री इसको बनाए ऐसा अलाउ कर दिया जाए। लेकिन इस पे जितने जो रिच कंट्री थे, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज, वो इस पे राजी नहीं है। बोले कि नहीं, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ रीजन दिया कि सारे कंट्रीज के पास वैसा फैसिलिटीज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इंफ्रा नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो मेडिसिन वैसा नहीं बन पाएगा, और मे भी शायद कोई और रोग फैल जाए। तो ये सब यहाँ पे एक और इशू है। दूसरा, अगर हम और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर खास इश्यूज देखें, तो जैसे कि हमारा इशू है, 2 इशू है। पहला क्या है? लेबर राइट्स। अगर हम बात करें पहले इशू का, तो वो इशू है लेबर राइट्स। हमारे यहाँ बोला, जैसे लेबर राइट जो है, वो बोला जाता है कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव से WTO में जो लेबर राइट्स बनाया गया, उसी को आप फॉलो करो। और इंडिया पे ऐसा ब्लेम किया जाता है कि इंडिया उसको नहीं फॉलो करता। और दूसरा क्या है? हमारा जो दूसरा इशू है, वो इशू है इन्वायरमेंट, यानी कि दूसरा हमारा इशू है क्लाइमेट चेंज। मीन्स कि हम क्लाइमेट पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज के ज्यादा हम अनजस्टिफिएबल हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, डिस्गाइज कर रहे हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे आप ट्रेड करो, लेकिन आपको क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन कर रहा है, कार्बन इमिशन जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया से हो रहा है, और इंडिया क्लाइमेट पे ध्यान नहीं देता। तीसरा इशू क्या है? तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और इशू है, वो है डाटा पोर्टेबिलिटी। अब ये डाटा पोर्टेबिलिटी क्या है? डाटा पोर्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि जैसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले RBI सारे कंपनी को बोला था कि आप अपने डाटा को इंडिया में स्टोर करो, इसको आप बाहर नहीं ले जाओगे। तो बहुत सारे जो MNC कंपनी है, वो इसको, खास करके अमेरिकन MNC कंपनी, जिसपे बहुत इशू क्रिएट किए थे, और इस पे बात भी चल रहा है। और वो बोले थे कि इससे हम यहाँ पे, इससे हमारा जो है प्राइवेसी ये सब हो रहा है, और हम ये जो ट्रेड है वो फ्रीली ट्रेड नहीं कर पा रहे।
ये इशू यहाँ पे बताया गया था। तो ये सब कुछ रखते हुए इंडिया इस पे ध्यान दे रहा है। अब इंडिया को यहाँ पे इस पे फोकस रखा गया है आईपीईएफ में, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? बॉर्डर चाइना थ्रेट है। दोनों आपस में, दोनों बॉर्डर कंट्रीज हैं, नाइबर कंट्रीज हैं, और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता है। और इसीलिए ये सारा कुछ जो इतना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डाटा लोकलाइजेशन का, जैसे इंडिया चाहता है डाटा को लोकलाइज कर, डाटा लोकलाइजेशन, और इसलिए वो डाटा स्टोरेज बात करता है। तो ये सारा इशूज है जिसपे इंडिया को बात करना होगा। जैसे इंडिया भी हाल ही में ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है, जहां वो क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज को रिस्ट्रिक्ट करने का बात बोला है, कि जो इंडिया का डाटा है वो इंडिया में ही रहेगा। और यूएस इसको अनकॉम्प्रोमाइज, यूएस बोला कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, यूएस कंपनी इसके लिए तैयार नहीं होगी। तो ये कुछ इशूज हैं जिसपे इंडिया को देखना है। फिर इन्वायरमेंट इशूज हैं, लेबर इशूज हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखने की बात है। उसके बाद अगर हम अगला आर्टिकल देखें तो वो है मोदीनोमिक्स। मीन्स ये एक्चुअली में क्या है, ये दो वर्ड मिलाकर लिखा गया है। कौन कौन सा वर्ड? मोदी प्लस इकोनॉमिक्स, जिसको बोला गया है मोदीनोमिक्स। ये लिखे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी एक्चुअली में बीजेपी के लीडर थे, जो राज्यसभा मेंबर थे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया। ये एक्चुअली में पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है, तो इसमें हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका पहला जो ये टॉपिक था, अगर हम बात करें आईपीईएफ का, तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है। आईआर कैटेगरी में आप रख सकते हो, उसी से ये था। और इसको आप कहीं पे इकोनॉमिक से भी कभी जोड़ सकते हो। तो ये दो यहाँ पे है। तो ये मेनली आईआर से रिलेटेड टॉपिक था। यहाँ पे जो है, अगर हम दूसरा आर्टिकल देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पे कंपेयर किए हैं कि क्या ग्रोथ रेट जो अभी चल रहा है, अभी हाल ही में एनएसओ का डाटा आया था कि 4.1% जो है वो हमारा इस बार क्वार्टर का ग्रोथ रेट था। तो इसको ये हिंदू ग्रोथ रेट से जोड़े हैं, इसको वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेट से जोड़े हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेट जो था वो एक्चुअली में 1950 से 1980 के टाइम को बोला जाता है, 90 के टाइम को बोला जाता है। और ये इसको कौन लाया था, इस वर्ड को प्रोपाउंड किए थे प्रोफेसर राजकृष्णा, जो कि उसमें 3.5 से 4% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ था। इसको बोला गया हिंदू ग्रोथ रेट। यही ये बोल रहे हैं कि अभी हम फिर से उसी टाइम आ गए और हम फिर से वही हिंदू ग्रोथ रेट के पीछे जा रहे हैं, और मोदीनोमिक्स जो है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है। तो हम लोग इस डिबेट पे नहीं जाएंगे कि गवर्नमेंट फेल है या पास है, इसलिए ये आर्टिकल हमारे लिए उतना हमारे जरूरत का नहीं। अगला अगर हम बात करें तो बूस्ट फॉर बूस्टर्स, ये अभी हाल ही 2 दिन पहले कोर्बावॉक्स एक ड्रग है, कोर्बेवैक्स, ये इसको क्या, ये एक आपका जो बूस्टर डोज के लिए इसको परमिट मिला है। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये कोई भी लगा सकता है। यानी कि अगर आप 2 डोज कोविशील्ड का लिए हो, या आप कोविवैक्स का लिए हो, या किसी का भी लिया हो, आप तीसरा जो आपका बूस्टर डोज है वो आप कार्बेवैक्स का ले सकते हो। चाहे आपको वैक्सीन का हो, या कोविशील्ड का हो, स्पुतनिक का हो, किसी का भी आप 2 डोज लिए हो, तो आप तीसरा डोज जो है वो आप इसका ले सकते हो। किसका? कार्बोवैक्स का ले सकते हो। और ये प्रूफ हुआ है, साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में इसको रिजल्ट आया कि ये ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम तीसरा डोज जो है अगर सेम का लेते हैं जिसका हम बाकी का 2 डोज लिए हैं, तो उस कंपेरिजन में ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, यही ये है। इसके बाद अगर हम ये एडिटोरियल देखें, पीपुल्स नोट कोट सेफ नोट्स, तो इसमें इंडिया और अमेरिका को कंपेयर किया गया है। मेनली जैसे अभी इंडिया में जो रिलीजन ये सब का इतना इशू चल रहा है, रिलीजियस इशू चल रहा है, और अमेरिका में जो गन कल्चर जो है इस पे ये है। तो ये टॉपिक जो है वो मेनली इथिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। इथिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है कि कैसे हम जो है कोर्ट, हर चीज पे कोर्ट नहीं कर सकता है, पीपुल को एक्शन लेना होगा, पीपुल ही अपना माइंडसेट बदलेंगे। जैसे हमारा जो डेमोक्रेसी है ये सब कुछ है, तो यहीं पे फ्रीडम और लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स जो है
वो सारा हमेशा कोट नहीं कर सकता है, पीपल अपने खुद से कर सकते हैं, इसी पे है। तो ये मेनली इथिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। हम लोग अगले टॉपिक को अगर देखते हैं तो इसके बाद एक आता है स्टेटस ऑफ ई वोटर। स्टेटस अभी हाल ही में हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये यूएस और कनाडा गए हुए थे। तो वहां पे ये क्या बोले कि ये ई वो ई विटोल के बारे में बात किए। ई विटोल क्या है? ई विटोल है इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसका मतलब है क्या हुआ कि जो हमारा जो प्लेन जो है, जब प्लेन टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है तो उसको एक क्या चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, उस पर वो लैंड करता है और वहीं से वो टेक ऑफ करता है। लेकिन ये जो ई वीओटीएल है, ये इलेक्ट्रिक है और ये 1 पॉइंट से टेक ऑफ करेगा और लैंड करेगा। ये ऐसा टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। तो इसी पे बोला जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि इंडिया में ये जल्द ही शुरू होगा, इसके लिए बात किया गया है कंपनी से और वो यहाँ पे आएंगे। तो इसी को ये कैसे काम करेगा इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है कि ये तो हमें इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यह जब टेक्नोलॉजी और इस पर डिराइव होगा तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली में बहुत सारा जो डायरेक्ट लैंडिंग करता है। और ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था 2009 में। 2009 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो इसको स्टार्ट किए थे। और उसमें क्या था, ये 241 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था इसका, रेंज था 161 किलोमीटर का, और पेलोड था 450 केजी का। इस तरह से ये करता है और ये एक ही जैसे अप एंड डाउन ये कर जाता है। जैसे हम लोग अगर ड्रोन का बात करते हैं, ड्रोन, तो ये ड्रोन की तरह ही वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ करता है। इसके बाद अगर हम अगले वीडियो की तरफ जाएं तो अगले आर्टिकल, तो वैसा कोई आर्टिकल हमें नजर नहीं आता जिसे कि हमें पढ़ने की जरूरत है, जहाँ पे हमें डिस्कशन की जरूरत है। बाकी सब लगभग पॉलिटिकली मोटिवेटेड और लोकल न्यूज हैं, जिसे कि हम लोग स्कैप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह है, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है और इस तरह हम और अच्छे से इसको बनाएंगे और इसको बेटर वे में आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये एक न्यूज है कि चाइना जो है वो अपना न्यू स्पेस जो उसका स्टेशन है, वहाँ पे वो 3 क्रू मेंबर भेजा है। इसका जो नया स्पेस स्टेशन है उसका नाम है टिंगोंग। ये टिंगोंग जो है, टिंगोंग का मतलब होता है हेवन प्लेस। तो टिंगोंग का मतलब होता है हेवनली प्लेस। ये अपना स्पेस स्टेशन है। हमारे पास पहले से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्चुअली में 5 कंट्री मिलकर चलाते हैं। कौन कौन? यूएस, रसिया, कनाडा, यूके एंड फ्रांस। ये 5 कंट्री के ज्वाइंट कोलेबोरेशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है। और मे भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टाइम पीरियड जो है वो 2030 में खत्म हो जाएगा। और अभी चाइना जो है ये अपना स्पेस स्टेशन क्रिएट कर रहा है, जिसका नाम है टिंगोंग। टिंगोंग का मतलब होता है हेवनली प्लेस, मीन स्वर्ग का जगह। तो ये यहाँ पे अपना जो है अभी हाल ही में अपने 3 क्रू मेंबर भेजा है, जो कि वहाँ पे सारा सेटअप करेंगे और इसको लास्ट फेज को सब तैयार करेंगे। तो ये कोई खास न्यूज नहीं है अभी, बस ये ध्यान रखना है कि चाइना के जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम टिंगोंग है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, सारा कुछ यही है जो गेम से रिलेटेड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो आज यही। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक करना, शेयर करना और थैंक यू।